रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में लिखा था। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। इसके साथ ही वे बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इस बुक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो शुरुआत में हमें गलत लगेंगी, लेकिन आगे समझ में आएगा कि ऐसे ही होता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके दो फादर थे। एक उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड का टाइटल देते हैं, दूसरे उनके मुंह बोले फादर जो एक्चुअली उनके दोस्त के पिता हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने उनको अपने दूसरे फादर की तरह माना है, जिन्हें वे रिच डैड का टाइटल देते हैं। उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड हैं। वे पीएचडी होल्डर हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से एक कॉलेज में टीचर हैं। फाइनेंशियली वे बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से वे उन्हें पुअर डैड बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे पिता सिर्फ 8 तक पढ़े होने के बावजूद वे जिस शहर में रहते हैं वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब वे 9 साल के थे, यानी जब वे 4th या 5th क्लास में थे, तो वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे यहाँ रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें उनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल छोड़ा करते थे। एक दिन उनके मन में एक सवाल आया, जिसका जवाब जानने के लिए वे अपने रियल फादर यानी पुअर डैड के पास गए। डैड, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच? पिताजी, क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? अब उन्होंने ये सवाल तो पूछ लिया, लेकिन शायद उन्हें पता था कि उनके पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन फिर उनके पुअर डैड ने कुछ भी जवाब देने के लिए बोल दिया। सन, इफ यू वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, यूज योर माइंड। बेटा, अगर तुम इस क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब जब उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोला गया तो उन्होंने वही किया जो उनकी उम्र का एक बच्चा सोच सकता है। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस में टूथपेस्ट की खाली ट्यूब इकट्ठा की, फिर उसे स्टील के बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया। जब वे ये सब कर रहा था तब उनके पुअर डैड घर आ गए, जो ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वे ये क्या कर रहा है। तब उन्होंने जवाब दिया कि वे टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को पिघलाकर मनी कॉइन बनाएगा, जिससे वे बहुत अमीर बन जाएगा। इस पर उनके पुअर डैड ने कहा कि वो जो कर रहे हैं वे इल्लीगल है, ऐसे कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। उनके डैड बहुत उत्सुकता से उनके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुमने मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैं उसका सही आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास उसका सही जवाब नहीं था। मैं पूरी जिंदगी एक स्कूल टीचर रहा, जिसका सारा फोकस पूरी जिंदगी बस पढ़ाने पर रहा। मैं ये जान ही नहीं पाया कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाते हैं, अमीर कैसे बनते हैं। लेकिन तुम इतनी छोटी सी उम्र में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो तुम सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा था माइक के फादर से पूछो। वे इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के कारण ही वे आज बहुत अमीर हैं। वे अपने पुअर डैड की सलाह पर माइक के फादर के पास पहुंचते हैं, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। फिर उस 9 साल की उम्र में पूछे गए क्वेश्चन से उनके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उनके रिच डैड ने उन्हें उनकी 39 साल की उम्र में पहुंचने तक जीवन के डिफरेंट स्टेजेस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन बताए, जो उन्हें अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए जरूरी थे। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। शैक्षणिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। रिच डैड के मुताबिक फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसों के विषय में स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। पुअर डैड के मुताबिक पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड के मुताबिक पैसों की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड के अनुसार मैं इसे नहीं खरीद सकता, रिच डैड के मुताबिक मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, पुअर डैड के मुताबिक। रिच डैड के मुताबिक मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैड के मुताबिक मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता था।
रिच डैड के मुताबिक मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैड के मुताबिक खाने के समय पैसे और बिजनेस के विषय में बात करने से प्रोत्साहित करते थे। रिच डैड के मुताबिक खाने के समय पैसे और बिजनेस के विषय में बात करने से मना करते थे। पुअर डैड के मुताबिक जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत लो। रिच डैड के मुताबिक खतरों का सामना करना सीखो। पुअर डैड के मुताबिक हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। पुअर डैड के मुताबिक मेरा घर मेरी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। पुअर डैड के मुताबिक बिल समय पर चुकाते थे परंतु सबसे पहले। रिच डैड बिल समय पर चुकाते थे परंतु सबसे आखिर में। पुअर डैड कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। रिच डैड पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते हैं। डैड जो हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजना, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे, तो वहीं रिच डैड वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। पुअर डैड पैसे को बचाते थे, रिच डैड पैसे को निवेश करते थे। पुअर डैड नौकरी मिल सके इसलिए बायोडाटा बनाना सिखाते थे। डैड मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं बनाना सिखाया करते थे जिससे नौकरी दे सकें। पुअर डैड पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, रिच डैड पैसे में बहुत ताकत है। चैप्टर नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब खोजते हैं, ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। सच तो ये है कि अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के बाद भी हम में से ज्यादातर लोग बड़ी मुश्किल में अपना खर्च चला पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सैलरी बढ़ जाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा मेहनत करने लगते हैं प्रमोशन पाने और सैलरी बढ़वाने के लिए। कुछ लोग जॉब बदलते हैं ताकि ज्यादा सैलरी मिल जाए, पर इन सब के बाद भी हमारी फाइनेंशियल हालात वैसी रहती है। हम सभी के अंदर दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें लालच और इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उन पैसों से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं में चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दें तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्चा बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहते हैं। हमको डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी है, वरना अगर अमीर बन भी गए तो हमेशा डर और परेशानी में ही रहेंगे। अपनी सारी दौलत, अपने आलीशान बंगले, शानदार कारें और ऐशो आराम की जिंदगी को खो देने का डर, ये डर कि अगर हम अपनी दौलत खो देंगे तो हमारे दोस्त क्या कहेंगे। इसलिए अमीर बनने से पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें और रैट रेस से दूर रहें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए पैसा काम करता है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये सच्चाई से भागना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो जॉब में क्यों जाते हैं। रिच डैड के अनुसार जॉब हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। लोग सारी जिंदगी नापसंद जॉब करते हुए बिता देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे ना होने का डर सताता है। पैसे की समस्या एक लॉन्ग टर्म डर है और रिच डैड के अनुसार जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सलूशन है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे अपना समय और दिमाग उन तरीकों में लगाते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बिना ज्यादा समय दिए आमदनी होती रहे। वे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सलूशन ढूंढते हैं। अमीर लोग पर्सनल फाइनेंस, टैक्स और निवेश आदि के बारे में सीखते हैं। वे पैसिव इनकम के स्रोत तैयार करते हैं।
और अपने पैसों को अपनी जगह पर काम पर लगाते हैं। गरीब लोगों की तरह अमीर लोग रैट रेस में नहीं फंसते हैं। चैप्टर नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। सुशील कुमार, जिन्होंने केबीसी 2011 में 3 करोड़ 60 लाख की प्राइज मनी सारे टैक्स के बाद जीती थी, जब उनके बारे में 2015 में पता किया गया तो पता चला कि वे आज भी जॉबलेस हैं। उनको मिली हुई सारी प्राइज मनी खत्म हो चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक सिचुएशन है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। इतना पैसा मिलने के बाद भी वे इसे मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए रिच डैड का कहना है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे रखना आना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर नहीं टिक सकता। नियम नंबर 1, आपको संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर पता होना चाहिए। हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसी इकलौते नियम को अच्छे से समझने की जरूरत है। ये बहुत आसान लगता है पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व जमा करते हैं जिसे वे संपत्ति समझते हैं। एसेट्स वे होते हैं जिनका मूल्य होता है, जो कि जहां तो इनकम लाते हैं, जहां समय के साथ उसका मूल्य बढ़ता जाता है, जहां फिर दोनों, और जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। लायबिलिटीज वे होती हैं जिनके साथ खर्चे जरूर होते हैं, जिन्हें रखने के लिए आपको समय समय पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो कोई इनकम नहीं लाती, साथ ही उनका मूल्य भी कम होता जाता है। अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटी के अंतर को समझना होगा। ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जमा करनी होगी और लायबिलिटी को हमेशा कम रखना होगा। एसेट्स वे होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, लायबिलिटी वे होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए, और अगर आप गरीब ही बने रहना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को ना जानने से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। अगर आप पैसे की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ज्यादा पैसे कमा लेने से ही बस आपकी समस्या हल नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को पैसे मैनेज करने की समझ नहीं होती है, उन्हें ज्यादा पैसे मिलने पर भी उनकी परेशानियां कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे आपका कैश फ्लो पैटर्न दिखाता है कि आप अपने पूरे पैसे खर्च कर देते हैं, तो संभावना है कि आगे भी आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। जो भी चीज आपकी जेब में पैसे डालने की बजाय पैसे निकालती है, वे एक दायित्व होती है। इस कथन के अनुसार आपका घर, कारें भी लायबिलिटी के अंतर्गत ही आती हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनका घर एक एसेट है, जबकि वे एक बड़ी लायबिलिटी होती है। उस घर में आप खुद रहते हैं, इसलिए वे कोई इनकम नहीं लाता है। आप उसकी मेंटेनेंस पर पैसे खर्च करते हैं ताकि वे रहने लायक बना रहे। उस घर की साफ सफाई में हर महीने पैसे खर्च होते हैं। घर का मूल्य किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के जितना तेजी से नहीं बढ़ता है। इस तरह आपकी कार या अन्य सामान भी डेप्रीशिएटिंग एसेट्स, जिनका मूल्य कम होता जाता है, हैं। ये सभी एसेट्स भी आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। कार का मूल्य शोरूम से बाहर आते ही 25% तक कम हो जाता है। इसलिए हमेशा एप्रीशिएटिंग एसेट्स, जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है, वो ही खरीदें। दौलत किसी आदमी की वे योग्यता है जिसके सहारे वे आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्गीय दायित्व खरीदते हैं जिसे वे संपत्ति समझ बैठते हैं। चैप्टर 3, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस।
हमारी शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में एकेडमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है। उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ वे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कुक, वैज्ञानिक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी ये व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु वे पैसे के लिए काम करते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए आपको अपने काम से काम रखना आना चाहिए। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपके आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। नियम 1 के अनुसार दायित्व और संपत्ति में अंतर होता है। हमें संपत्ति खरीदनी है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। लोग ज्यादातर अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। आपका प्रोफेशन जरूरी है, पर साथ में आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। जहां बिजनेस का अर्थ संपत्ति विकसित करने से है, आपको अपने संपत्ति कॉलम में ध्यान देने से उसे विकसित करने की जरूरत है। अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। अपनी जॉब करते रहें, पर साथ ही असली संपत्तियां भी खरीदनी शुरू कर दें। याद रखें कि ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है। किन कंपनियों, किस तरह की संपत्तियां हमें खरीदनी चाहिए? असली संपत्तियां जो आपको फायदा पहुंचाती हों। ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे रहने की जरूरत नहीं है, मैं उनका मालिक जरूर हूं, पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। स्टॉक, बॉन्ड, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट, पेटेंट्स आदि, और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है, जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रोक एक MBA क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तब उन्होंने उस MBA क्लास के से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा कि मेरा क्या बिजनेस है? सब लोग हंसने लगे, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि वे बर्गर के बिजनेस के किंग हैं। लेकिन फिर भी एक MBA स्टूडेंट ने हाथ ऊपर करके कहा, हैम बर्गर बिजनेस सर। तब रे ने जवाब दिया, मुझे पता था कि आप लोग यही कहेंगे, पर मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हूँ। फिर रे ने बताया कि कैसे मैकडोनल्ड खोलते खोलते आज अमेरिका में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का लार्जेस्ट सिंगल ओनर है। इस स्टोरी के माध्यम से रे बताते हैं कि कैसे हैमबर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडोनल्ड के ओनर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो एक्चुअली उन्हें वेल्दी बनाता है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपने डे जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वे एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। बिना अपने डे जॉब को छोड़े, अपनी डे जॉब में रहते हुए कुछ ऐसी एसेट्स क्रिएट करके जो आपके लिए पैसा कमा सके। ऑथर कुछ एग्जांपल देते हैं कि ऐसे एसेट्स के, जैसे एक बिजनेस जो आप शुरू कर दें, बाद में आपके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ही ना हो। चैप्टर नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना होगा और उसका फायदा उठाना आना होगा। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके काफी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है
जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बनाता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के बगैर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता है। असल जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि होता है, जिसके होने से हम कामयाब बनते हैं। आदमी की प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका करना है। असल जिंदगी में अक्सर स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियली जीनियस बनने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज और बहादुरी दोनों की जरूरत है। अगर आपके अंदर डर बहुत ज्यादा है तो वो आपके अंदर के जीनियस को दबा देगा। इसलिए खतरे लेना सीखें, बहादुर बने, अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदलें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई अवसर आया है और आपके पास पैसे नहीं हैं और बैंक भी आपको उधार नहीं दे रहा है, तो आप उस अवसर का कैसे लाभ उठा सकते हैं? आप अपनी परेशानियों का समाधान खोजने के लिए कितने रचनात्मक हैं? ज्यादातर लोग एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते हैं, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में धकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। जैसा कि पहले बताया गया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः 4 टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। नंबर 1, अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसे को बनाने का विज्ञान है। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। नंबर 4, द लॉ। अकाउंटिंग कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता, नियमों के भीतर रहें। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप में ये मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए, जहां इन स्किल का समन्वय होना चाहिए। निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती और बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वे हमेशा होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे। निवेशक 2 तरह के होते हैं। पहले तरह के निवेशक जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, वे रियल एस्टेट, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के जरिए कुछ खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड आदि। ये खरीदारी का साफ सुथरा और आसान तरीका है। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर निवेशों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों का असेंबल करता है। ऐसे लोग जानते हैं कि अच्छे अफसरों को कैसे असेंबल किया जाए। अगर आप दूसरे टाइप के निवेशक हैं तो आपको 3 मुख्य स्किल डेवलप करनी होगी। किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हों। दूसरे लोग आपकी आंखों से ऐसे मौके नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग में उस मौके को देख सकते हैं। नंबर 2, पैसा किस तरह से जुटाएं। आम आदमी सिर्फ बैंक ही जाता है। दूसरी किस्म के निवेशक को ये पता होना चाहिए कि बैंक जाए बगैर पैसा कैसे जुटाया जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जो कि सीखना बहुत जरूरी है।
नंबर 3, स्मार्ट लोगों को किस तरह से संगठित किया जाए। ऐसे लोग जो समझदार होते हैं, जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। अगर आप इन स्किल को नहीं सीखना चाहते हैं तो पहली टाइप के निवेशक बने। आप जो जानते हैं वही आपकी पूंजी है और आप जो भी जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम जो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने की बजाय इसे मैनेज करना सीखें। चैप्टर नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक रिपोर्टर महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी। उस महिला ने उनसे कहा कि वो उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हैं। उसने बताया कि सब उनके नॉवल को पसंद करते हैं परंतु कुछ होता नहीं है, इसलिए उसने उनसे सलाह मांगी कि वे क्या करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस रिपोर्टर महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। वे महिला नाराज हो गई और कहा कि वो एक प्रोफेशनल राइटर हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है। उस महिला ने उनसे कहा कि वो कभी भी बिक्री सीखने जैसे नीचे नहीं गिरेगी और वो वहां से चली गई। लेखक कहते हैं कि वो एक प्रतिभाशाली लेखिका थी और अगर वो सेल्स की ट्रेनिंग ले लेती तो वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन पाती। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित, प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम उनसे रोज मिलते हैं, वे चारों तरफ हैं, परंतु दुखद सच ये है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमा पाते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है, जिसके बाद उनकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कि मुख्यतः अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग, लो का समन्वय है, सीख लेने से ही आप पैसे से पैसा आसानी से बना लेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक मेरे एजुकेटेड पिता के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, जबकि मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। लेखक युवा लोगों को सलाह देते हैं कि जॉब खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी खास प्रोफेशन को चुनने से पहले और रैट रेस में फंसने से पहले ये तय कर लें कि वे कितने स्किल सीख सकते हैं। कई जगह हैं जहां मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर मिलता है, फिर भी बर्गर के लिए मैकडॉनल्ड ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में उनसे अच्छा है। लोग अपना ध्यान अच्छा बर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस सिस्टम के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सफल बनने के लिए मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होती है और वे हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण स्किल है सेल्स और मार्केटिंग की समझ, बिक्री की योग्यता, राइटिंग, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स भी सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 7, बाधाओं को पार करना। पैसे की समझ भी आ जाए तब भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन कारणों और बाधाओं को पार करना बहुत जरूरी है। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा सनकीपन, तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें और 5वां जिद। पहला डर। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और वे अपनी पूरी जिंदगी में किसी ऐसे अमीर व्यक्ति नहीं मिले जिससे कभी पैसे का नुकसान ना उठाया हो, परंतु वे ऐसे गरीब लोगों से जरूर मिले हैं जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है। पैसे खोने का डर हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी, परंतु समस्या डर नहीं है। समस्या ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खो देने के बाद की स्थिति से किस तरह से निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं।
ये आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये जीवन में केवल पैसे के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर ये होता है कि वे इस डर से किसी तरह का मुकाबला करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अमीर बनने की खुशी से पैसा खो देने का डर कहीं ज्यादा होता है। अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरुआत करें। आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर बनना आसान होगा। नंबर 2, सनकीपन। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, दूसरा व्यक्ति मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के अनुसार ना हुई? ये शंकाएं हमारे मन में इतना डर भर देती हैं कि कभी कभी हम कोई भी काम शुरू नहीं कर पाते, हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं। इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और अच्छे अवसर हमारे सामने से गुजर जाते हैं। लोगों की मन में शंका पैदा करने वाली बातों, अफवाहों आदि को नजरअंदाज करके आगे बढ़कर काम करने के लिए बहादुरी चाहिए। अच्छे निवेशकों को पता होता है कि जब मार्केट खराब चल रहा होता है तो वो निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब समय डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते तो वो आगे बढ़कर मौके का फायदा उठाते हैं। नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग बहुत आलसी होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि लोग अक्सर काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने परिवार की, अपने स्वास्थ्य की, अपनी संपत्ति की परवाह ही नहीं होती है। ऐसे लोग व्यस्त होते हैं और व्यस्त बने रहना चाहते हैं। ज्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज में अपना सारा समय देकर बाकी चीजें खो देते हैं। आप अपने आलस्य से कैसे जी सकते हैं? थोड़े से लालच से हमेशा अपने आप से पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी मदद ना करना पड़े? इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा जगा सकते हैं जो आपको प्रगति करने में मदद करेगी। बहुत ज्यादा लालच भी बुरा होता है। याद रखें, हर चीज की अति बुरी होती है। नंबर 4, बुरी आदतें। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आप अगर एक कामयाब व्यक्ति और एक नाकामयाब व्यक्ति में तुलना करेंगे तो उनकी आदतों में बहुत अंतर पाएंगे। इस भाग में लेखक ने अपना संपत्ति कॉलम बढ़ाने के लिए खुद को पहले पे करने की सलाह दी है। यानी हर महीने पैसे आने पर पहले आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग करें और फिर अपने बिल चुकाएं। ऐसा करने की आदत डाल लें, चाहे आपके पास कम ही पैसे क्यों ना बचें। अपने आप को पहले पे करें। पहले खुद को पे करने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको संपत्ति कॉलम समय के साथ बढ़ता जाएगा जिससे आप आगे चलकर फाइनेंशियल स्ट्रांग बनेंगे। दूसरा, आप कमाई के और भी रास्ते खोजने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि बिल्स तो आपको चुकाने ही हैं। अगर खुद को पे करने के बाद आपके पास पैसे कम पड़ते हैं तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी जिससे भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 5वां, जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। लोग अक्सर जिद का प्रयोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए करते हैं। किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना कोई शर्म की बात नहीं होती है। फाइनेंस के क्षेत्र में आप जो जानते हैं उससे पैसा कमाते हैं और जो नहीं जानते हैं उससे पैसा गंवाते हैं। जब आपको पता है कि आप किसी विषय के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय में कोई अच्छी बुक पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन करें। चैप्टर नंबर 8 शुरू करें। सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने 10 कदम दिए हैं अपना फाइनेंशियल जीनियस बढ़ाने के लिए, जिससे हम वे संभावनाएं देख पाएं जो अभी तक नहीं देख पा रहे। नंबर 1, हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक ठोस कारण की जरूरत है। ये कारण कुछ भी हो सकता है, पर ये इतना पक्का होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का सामना कर सकें। ये कारण आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, दोनों से मिलकर बनता है। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा तो आप ज्यादा देर तक इस रास्ते में नहीं चल पाएंगे। नंबर 2, हर दिन का विकल्प चुनना। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं ये आपको रोज चुनना होगा। आप अमीर बनना चाहते हैं या मध्यम वर्गीय, ये आपको चुनना है। उसी के अनुसार आपको अपनी आदतें और अपना व्यवहार और अपने काम का तरीका चुनना होगा। नंबर 3, अपने दोस्त सावधानी से चुनें। अमीरी के आधार पर ही दोस्ती ना करें। ऐसे दोस्त बनाएं जिससे आप कुछ सीख सकें। गरीब लोगों की बात ना सुने क्योंकि वे डर के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। वे पैसे के मामले में अक्सर डरे हुए होते हैं। किसी भी बात का आंख बंद करके ना विश्वास करें। अपने दिमाग से तर्क वितर्क करें, फिर निर्णय लें कि आपको क्या करना है। नंबर 4, किसी फार्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फार्मूला सीखें। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है कि आपका दिमाग, जो एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। निवेश शुरू करने से पहले अपनी शिक्षा में निवेश करें, ये बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए आप वे बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। सेमिनार या क्लासेस में जाएं, निवेश से जुड़े तरीके समझें, देखें कि कामयाब लोग क्या करते हैं। जब आप कोई एक तकनीक सीख लें तो फिर नई तकनीक सीखें, उसका प्रयोग करें। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। अमीर बनने के लिए खुद को पहले पे करें। जब भी सैलरी आए पहले अपने निवेश के पैसे अलग करें और फिर बाकी खर्च करें। आप में अनुशासन का होना जरूरी है। सफल बनने के लिए आपको 3 स्किल्स में अपने आप को अच्छा करना होगा, जो है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। जब आप अपने लिए ब्रोकर, अकाउंटेंट, लॉयर रखें तो पैसे बचाने के बारे में ना सोचें, उनकी काबिलियत देखकर रखें। एक प्रोफेशनल की सलाह बहुत फायदेमंद होती है। वे आपको अच्छी सलाह देंगे, आपके लिए अच्छा काम करेंगे और आपका समय भी बचाएंगे। उनकी अच्छी सलाह से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल को खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। नंबर 7, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। जब भी आप निवेश करें तो समझें कि कितने समय में आपको आपका मूलधन वापस मिलेगा और आपके लगाए हुए मूलधन में आपको कितना फायदा होगा। जोखिम तो सब जगह होता है, इसलिए आपको जोखिम संभालना आना चाहिए। नंबर 8, संपत्ति से लग्जरी चीजें खरीदें। पहले अपने पैसे संपत्ति बनाने में लगाएं, फिर जब आपके संपत्ति वाले कॉलम में अच्छे पैसे आने लगें तो उसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने में खर्च करें। जो लोग पहले लग्जरी चीजें खरीदते हैं और संपत्ति कॉलम पर ध्यान नहीं देते, वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 9, नायकों की जरूरत। आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अपना एक नायक चुनें और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और उनके गुणों और आदतों को अपनाने की कोशिश करें। देखें कि वे कैसे सोचते हैं, उनके काम करने का तरीका सब समझें और अपने अंदर उनके गुणों को डालने की कोशिश करें। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दें, बाद में वे बाल्टियों में भर भर कर आपके पास लौट कर आएगी। ये पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। चैप्टर नंबर 9, और ज्यादा चाहिए। किस तरह शुरू करें? अपने काम से ब्रेक लें और आकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। नए विचारों की तलाश करें। निवेश से संबंधित नई नई जानकारी लें। गाइड, मेंटर
या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो इस वक्त जहां आप फाइनेंशियली पहुंचना चाहते हैं उसके साथ समय बिताएं, उससे सीखें, आइडियाज लें, किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, क्लासेस में जाएं, ऑडियो लेसन्स खरीदें, सीखने में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट में सौदे के समय ऑफर जरूर दें और सौदा पसंद ना आने की स्थिति में बाहर निकलने का भी रास्ता रखें। महीने में एक बार 10 मिनटों के लिए किसी निश्चित स्थान पर जॉगिंग, टहलते हुए, गाड़ी चलाते हुए जाएं। देखें कि क्या कोई रियल एस्टेट सौदा दिख रहा है। कुछ भी खरीदते वक्त सस्ते में खरीदें। याद रखें, फायदा हमेशा खरीदते समय होता है, बेचते समय नहीं। पहले खरीदारों की तलाश करें, फिर उस व्यक्ति को जो बेचना चाहता है, यानी पहले खरीदार ढूंढें, फिर बेचने वाला। बड़ा सोचें, लोगों को इकट्ठा करें और उनके साथ बड़ी डील में भाग लें। बड़ी डील्स में डिस्काउंट भी अच्छा मिलता है। इतिहास से सीखें, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। लेखक लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का कारण लोगों को ये सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याएं हल हो जाती हैं। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना हम वही पुराने फार्मूले से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो, ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। दोस्तों, आपको रिच डैड पुअर डैड की हिंदी बुक समरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।